नमस्ते मित्रों। आज हम डॉक्टर सुषमा सिंह की आशीर्वाद इस कहानी के कथानक तथा उद्देश्य के बारे में संक्षेप में देखने वाले हैं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए, बीएससी, बीकॉम, एससीएल यानी द्वितीय भाषा के लिए ये कहानी द्वितीय सत्र में पाठ्यक्रम में रखी गई है और इस कहानी का हमें संक्षेप में परिचय यहाँ पर देखना है। कहानी का परिचय देखने से पहले हमें कहानीकार डॉक्टर सुषमा सिंह का संक्षेप में परिचय देखना जरूरी है, जो मैं इस प्रकार से आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर सुषमा सिंह का जन्म 24 दिसंबर 1952 को हुआ है। हाई स्कूल से लेकर एमए हिंदी तक वे प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हो चुकी है और हिंदी के अतिरिक्त आपने गणित, तर्कशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषा एवं विषयों का ज्ञान भी प्राप्त किया है। केवल हिंदी भाषा तक ही वे सीमित नहीं रही है, तो अनेक भाषाओं का ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ दिखाई देता है। आपके पिता का नाम इंद्रपाल सिंह और माता श्रीमती रामेंद्रवती सिंह है। डॉक्टर रमेश पाल सिंह धाकरे से आपका विवाह हुआ। सुषमा जी ने नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद, आरबीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगरा में अध्यापन का कार्य किया है। यानी इस प्रकार के अनेक महाविद्यालयों में अध्यापन के रूप में आप कार्य करती रही हैं। पहली किरण, एक तुम्हारे साथ होने से आपके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। तो दर्द के साये में, कुछ तो लोग कहेंगे, आपके बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं और कुछ बाल गीत भी आपने लिखे हैं। डॉक्टर सुषमा सिंह के बारे में अगर हम आगे कहना चाहेंगे तो डॉक्टर सुषमा सिंह विविध पत्रिकाओं से भी जुड़ी रही हैं, अनेक पत्रिकाओं से जुड़ी रही है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 39 वर्ष अध्यापन कार्य तथा राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा से प्राचार्य पद से यानी प्रधानाचार्य पद से आपने अवकाश ग्रहण किया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम डॉक्टर सुषमा सिंह का संक्षेप में परिचय देख सकते हैं। अगर उनकी आशीर्वाद इस कहानी के कथानक के बारे में देखना चाहेंगे तो इस प्रकार है। कहानी में पहले हमें यह देखना चाहिए कि कहानी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय कर लेना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्रों में भुवनेश और उसकी पत्नी कुसुम मुख्य पात्रों के रूप में आई हैं। भुवनेश पति है तो उसकी पत्नी कुसुम ये पति पत्नी के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही साथ निमेश और शुभांगी ये भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जो शुभांगी है वो भुवनेश और कुसुम की बेटी है और शुभांगी निमेश से प्यार करती है, जिसके साथ उसकी शादी हो रही है और इसी शादी के प्रसंग को लेकर ही कहानी का प्रारंभ होता है। और इस कहानी में और एक पात्र आता है जिसका नाम है आलोक, जो कुसुम का राखी बंध भाई के रूप में यहाँ पर वर्णित हुआ दिखाई देता है। कहानी का कथानक जो प्रारंभ होता है वह शुभांगी के विवाह के उत्सव को लेकर ही प्रारंभ होता है। इस उत्सव में, शुभांगी के ब्याह के उत्सव में, विवाह के उत्सव में रंगी बिरंगी साड़ियां एवं अन्य आकर्षक परिधानों से सज्जित तमाम स्त्रियां और युवतियां इधर उधर मनमोहक छटाएं बिखरती हुई घूम रही है। ऐसी अवस्था में वहां पर जो भुवनेश है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है भुवनेश, ये भुवनेश अपनी लड़की का पिता होने का दायित्व निभा रहा है, यानी जिसे वधू पिता कहा जा सकता है, ठीक ही नहीं। तो वधू पिता के रूप में यहाँ भुवनेश इस शादी में अपनी जवाबदारी पार पाड़ते हुए दिखाई देता है। भुवनेश एक इस प्रकार का है कि वो हर एक से धोखा देने का काम करता है अपनी जिंदगी में। उसने भावना जी के साथ भी धोखा दिया है और भुवनेश का स्वभाव ऐसा है कि वह लड़कियों का रसिया है। उसका स्वभाव कैसा है तो वो लड़कियों का रसिया है। उन्हें कॉलेज कैंटीन में नाश्ता कराता है। किसी को, कई लड़कियों को वो कॉलेज कैंटीन में नाश्ता कराने का काम करता है, कई लड़कियों को पिक्चर दिखाने का काम करता है
कई लड़कियां उनके जाल में इसलिए फंसती है कि चलो अपना खर्चा तो ये कर रहा है ना, तो इसी के कारण भी कई लड़कियां इनके जाल में फंसती हुई या अपना उल्लू सीधा करती हुई दिखाई देती है। कई लड़कियां भुवनेश के भावनाओं में बहती हुई भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। भुवनेश माता पिता के आग्रह पर कुसुम से शादी करता है। कुसुम से शादी जो उसने की है वो उसके किस कारण की है? माता पिता के आग्रह के कारण उसका विवाह कुसुम से हो जाता है और एक सामान्य गृहस्थ जीवन, कैसा जीवन जीता है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगता है कुसुम के साथ विवाह होने के बाद। अब कुसुम भुवनेश की पत्नी बनी है। उसे हर दिन अपने पति के अन्य स्त्रियों के साथ चलते चक्कर सुनने को मिलते हैं और किसी भी पत्नी को अपना पति इस प्रकार से अन्य स्त्रियों से संबंध रखे, ये पसंद आएगा क्या? कुसुम को हर दिन उनके कान पर आ जाता है कि उसका पति ने आज इस स्त्री के साथ इस प्रकार का यानी रंगली बर्ताव किया है, अन्य स्त्री के साथ भी इसी प्रकार से उनके संबंध है। तो अनेक स्त्रियों के साथ उनके संबंधों की चर्चा कुसुम के कान पर समय समय पर आते रहती है। और यानी भुवनेश भी ऐसा है कि हर 6-7 महीने में अपनी पर्सनल सिक्योरिटी जो लड़की ही रखता है और उसे भी 5-7 महीने में हर बार बदलते हुए दिखाई देता है। अनेक युवतियों को उसने, मैंने पहले ही कहा कि अपने जाल में वो फंसाता आता है। लड़कियां भी कई कारणों से उनके जाल में फंसती चली जाती हैं और किसी भी स्त्री को अपना पति अन्य लड़कियों के जाल में फंसे ये पसंद नहीं आता। इसी कारण कुसुम उसके स्वभाव के बारे में जब उसे पूछती है तब अपने पति होने के नाते उसे माफी मांगनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा कहना चाहिए। लेकिन उल्टे भुवनेश क्या करता है? तो कुसुम इस प्रकार से जब पूछती है कि तुम्हारे बारे में मुझे इस प्रकार की बातें, आपके बारे में इस प्रकार की बातें मुझे सुनने को मिल रही है, तब वो उल्टे क्या करता है? अपने पत्नी को दम भरता हुआ दिखाई देता है। श्रीमती मेहरा के साथ भी उनका अंतरंग संबंध रहा है, कहानी में इसका भी वर्णन किया गया है। पत्नी ने पूछने पर उन्हें गलत जवाब देने का काम करता है वो। श्रीमती आनंद को भी उन्होंने अंगूठी दे दी है। देखिए, मेहरा के साथ उनके संबंध है। इसके साथ ही साथ श्रीमती आनंद नामक जो स्त्री है उसको भी इसने अंगूठी देने का काम किया हुआ दिखाई देता है। जब पत्नी उसके बर्ताव के बारे में कारण पूछती है तब वो गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ये मुझे बार बार इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रही है कि तुम्हारा इसके साथ संबंध है, तुम्हारा उसके साथ संबंध है। रखता तो है, गलत काम तो कर रहा है वो, लेकिन आप गलत कर रहे हो ऐसा पत्नी ने नहीं कहना चाहिए। ये मानसिकता है उसकी। अब पत्नी तो पूछने वाली है। पत्नी जब इस प्रकार से पूछती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में क्या कहता है? कहानी की पंक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहता है, तुम रंग में भंग मत किया करो, समझी? न मुझे इस तरह की छींटाकशी पसंद है, न इस तरह की जासूसी। कुछ करना चाहूंगा तो रोक लोगी तुम मुझे। ढंग से रखता हूं तुम्हें, अच्छा खासा बंगला है, कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी है, गहनों से लॉकर भरे हैं, खर्च पर कोई पाबंदी नहीं, आने जाने पर रोक टोक नहीं, मैं तुम्हें मारता पीटता नहीं, मेरा हंसना बोलना भी सहन नहीं होता तुम्हें। मत चला करो मेरे साथ कहीं, समझी? जब देखो तुम नुक्ताचीनी, जब देखो तब सवाल जवाब। अरे तुम मेरी बीवी हो कि मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम? निकाल बाहर करूंगा घर से, समझी? या वह घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। 100 बार नाक रगड़ोगी तब भी नहीं आऊंगा। और इसी प्रकार से पत्नी को नशा करके आते दम भरने का काम करता है। अपने गलतियों को सुधारने की बात करने के बजाय उल्टे अपने पत्नी को कहता है कि तुम्हें मैं साड़ियां तरह तरह की दे रहा हूँ, गहने बहुत कुछ मैंने दिए हैं, तुम्हें स्वतंत्रता से रहने के लिए मैंने आज़ादी दी है। इतना सारे करने के बाद तुम मुझे सवाल क्यों पूछती हो? और एक पत्नी को ये सारी बातें महत्व की नहीं होती, उसके लिए तो अपना पति का प्यार, और वो भी अकेले पति का अपना प्यार होना चाहिए, जो पति किसी अन्य स्त्री के साथ अपना प्यार न बांटे। यही तो इच्छा होती है हर एक पत्नी की। उस बात को मान्य करने के बजाय
भुवनेश उल्टे बाकी की जो भौतिक सुख सुविधाएं उसने देने का प्रयास किया है उनकी याद दिलाता है और धमकी भी देता है कि तू अगर ऐसा करती रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और वापिस आऊंगा नहीं। या और वो भी कहता है कि तुम बेबी हो, या और कौन, इस प्रकार से कुसुम को वो बार बार टोकता है, नशा करके उल्टी सीधी बातें करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुसुम ने ये सारी बातें कई बार सुनी और एक बार ये नशे में इस प्रकार की बातें करता है तो कुसुम ने शांत तरीके से कहा कि अगर आप नाराज होंगे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी। ठीक है, मैं आपको पूछ रही हूँ और आपको अगर मेरा इस प्रकार से पूछना गलत लगता हो तो ठीक है, मैं इसके बाद आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछूंगी। लेकिन एक और चाल यहाँ पर कहानी में कुसुम की दिखाई देती है, जो एक पुरुष के लिए किस प्रकार से सही रास्ता दिखाने का काम करती है, वो आगे कहानीकार बताते हुए हमें दिखाई देती है। एक दिन कुसुम बाजार से, अब देखिए कहानी का थोड़ा सा मोड़ बदलता हुआ नजर आता है। एक दिन कहाँ, यानी कुसुम बाजार से घर आ रही है, बाजार से लौट रही थी कि एक व्यक्ति से वो एकदम टकरा जाती है और उसके हाथ में जो पैकेट था, पैकेट वो हाथ से नीचे गिर जाता है। पैकेट उठाकर एक व्यक्ति कुसुम को दे देता है। वो कौन व्यक्ति है? तो कहानीकार कहती है कि वो और कोई नहीं, वो इनका मित्र आलोक है। बाजार से चलते चलते टकरा कर पैकेट गिरने के बाद उठा कर देने वाला कौन है? तो इसका मित्र है जिसका नाम है आलोक। और फिर दोनों में कई दिनों के बाद मुलाकात होने के कारण कई बातों को लेकर बातचीत होती है। कुसुम अपने मित्र को अपने अतीत के बारे में, यानी जब से उनकी मुलाकात नहीं हुई तब से आज तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें आलोक को बताती है। कि वो कहती है कि मुझे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी इसी साल कॉलेज में पढ़ रही है, बेटा छोटा है, अगले साल वो 10वीं कक्षा में पढ़ेगा। तो बेटी कॉलेज में पढ़ रही है कहती है, और बेटा जो है, ये बेटा क्या कर रहा है? तो बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, इस प्रकार से वो कहती है, ये सारी बातें बता देती है। कुसुम ने आलोक को कुसुम और आलोक का नाता कैसा है? तो राखी बंध भाई का नाता है, बाकी दूसरा कोई नाता नहीं है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। राखी बंध भाई माना है। अपनी व्यथा बताते बताते बेचारी कुसुम रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि ये पति जो उसके साथ व्यवहार कर रहा है, पति के जो गुल्ले छर्रे उड़ाने का काम अन्य स्त्रियों के साथ, इसके कारण बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति के बारे में सोचकर ये सारी बातें बताते बताते अपने मित्र आलोक के सामने वो रोने भी लगती है। अब आलोक के बारे में अपने पति से बातचीत करती है और बाद में पति से भी आलोक के बारे में सारी बातें बता देती है। बार बार फिर आलोक घर में आते रहता है। पुराना मित्र होने के कारण आलोक के बारे में यहाँ पर भुवनेश के साथ भी बार बार चर्चा होती रहती है। बार बार जानबूझकर कुसुम आलोक के बारे में चर्चा करती रहती है और ये सारी चर्चा सुनकर अब भुवनेश को कष्ट होने लगता है। भुवनेश अब अपनी पत्नी कुसुम के चरित्र पर संशय करने लगता है। वह कहता भी है, मुझे आलोक के साथ तुम्हारी घनिष्ठता पसंद नहीं। तुम मेरी दी हुई आजादी का बहुत फायदा उठा रही हो। कहाँ कहाँ जाती हो उसके साथ। मेरे मित्र देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसके आलोक के प्रति शंका बढ़ती ही जाती है। वो किसी भी प्रकार का व्यवहार करे पति होने के नाते, तो वो पत्नी को सह लेना चाहिए और पत्नी राखी बंध भाई के साथ भी थोड़ी खुले दिल से बात करे या उनके बारे में कुछ बातें करे तो पति को अब कष्ट होने लगा है। तो पुरुष प्रधान संस्कृति में किस प्रकार से स्त्री पर बंधन लाए जाते हैं और पुरुष कैसा भी बर्ताव करे उसे पत्नी को सह लेना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति हमें हमारे संस्कृति में या हमारे परिवार में देखने को मिलती है। इसकी ओर भी संकेत यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। इतने में कुसुम, अब ये सारी बातें होने के बाद और कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। यहाँ पर कुसुम अपने पति भुवनेश को अपने बेटी के बारे में, कुसुम के प्रेम प्रकरण की बात बता देती है।
तो भुवनेश कहता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या लड़की ने, शुभांगी ने प्यार किया है? तो वो कहती है हाँ, एक अन्य लड़के से उसका प्यार हो गया है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो वो कहता है कि ठीक है, लड़की को समझा दो कि ये बराबर नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन शुभांगी यानी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने जो प्यार किया है बस उसी पर वो अड़ी रही है, वो कह देती है। और उसका प्रियकर जो है, उसका नाम है निमेश। शुभांगी का प्यार किससे हो गया है? निमेश नामक एक व्यक्ति के साथ वो प्यार करती है। और वो कहती भी है कुसुम कि अपनी शुभांगी निमेश के साथ विवाह करना चाहती है। और ये सारी बातें यहाँ भुवनेश को मालूम नहीं थी। पत्नी के द्वारा मालूम होने के बाद भुवनेश अपने लड़की को निकट बुला लेता है और अपने लड़की के साथ इस विवाह के बारे में चर्चा करता है। तब शुभांगी अपने पिता भुवनेश को क्या कहती है कि वो सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि हाँ, मैं निमेश से प्यार करती हूँ। निमेश के बारे में वो बता देती है कि वो एक कॉलेज में ड्राइंग पेंटिंग में लेक्चरर है। वह गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं। उसकी पहली मुलाकात कहाँ हुई, ऐसा जब पिता पूछते हैं तो शुभांगी बता देती है कि उसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक चित्र प्रदर्शनी के समय हुई थी। पहला प्यार, क्या कहती है, पहला प्यार कब हुआ इसके बारे में शुभांगी बताती है कि प्रदर्शनी से वापस लौटते समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोनों उसके घर गए और ऐसे अवस्था में बारिश में मैं भीग रही थी, तो निमेश मुझे इसी बरसात में अपने घर लेकर गया और बस उसी से हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हो गया है। और वो कहती है कि इसी समय उसने मुझे घर लेके जाने के बाद मेरी सेवा की, तब से हमें प्यार हो गया है। अब वो कोलकाता गया है। वो बता देती है कला अकादमी में इंटरव्यू और एक प्रदर्शनी में भागीदारी लेने के लिए गया है और नियुक्ति हुई तो यहाँ का त्याग पत्र देगा और दशहरे की छुट्टियों में ही आने वाला है। ये सारी बातें बता देती है। और ये सारा सुनने के बाद भुवनेश बहुत टेंशन लेता है कि लड़की ने ऐसा हमें धोखा क्यों दिया। और इस टेंशन के कारण भुवनेश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते चली जाती हुई दिखाई देती है। फिर निमेश शुभांगी के सीरियस होने का तार किया जाता है। तो इस प्रकार से शुभांगी के सीरियस होने का तार किया जाता है। आलोक और उसकी पत्नी के संबंधों का भी उसे टेंशन आ रहा है। दो बातों का टेंशन ले रहा है अब भुवनेश। एक तो बेटी का निमेश के साथ प्यार होना, या अपनी पत्नी का अपने मित्र के साथ, है कि नहीं। इस प्रकार से बार बार नजदीक की चर्चा होना, घनिष्ठता बढ़ना, इसके कारण भी आलोक के साथ अपनी पत्नी का निकटता बढ़ना, इसके कारण भी वो यहाँ पर बहुत टेंशन ले रहा है। और आगे कहा निमेश और इसी प्रकार से टेंशन के कारण निमेश को ये सारी बातें बता दी जाती है कि भुवनेश की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। निमेश आ जाता है, भुवनेश से गलती की माफी मांगता है कि मैंने लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था आपके लड़की के साथ, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपकी अनुमति न लेने के पहले ही उनसे प्यार किया है। माफी मांगता है और आशीर्वाद देने के लिए कहता है। और अंत में शुभांगी और निमेश को आशीर्वाद देना ही पड़ता है। किसे? भुवनेश को। क्या आपकी दोनों ने भी माफी मांगी है, गलती हो गई, हमें माफ कर दो और हमें इस विवाह के लिए आशीर्वाद दे दो। और अंत में कहानी में हम देखते हैं कि भुवनेश दोनों को विवाह के समय आशीर्वाद देते हुए क्या कहता है? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। अंत में क्या कहता है वो? कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, कहता है। और पंडित जी वधू वर को आशीर्वाद देने के लिए, वधू का हाथ वर के हाथ में देने के लिए उसे पुकारते रहते हैं कि वधू पिता जल्दी से जल्दी आज क्या करो, वधू का हाथ वर के हाथ में देने के लिए नजदीक आ जाए।
इसी प्रकार से उसे बुलाया जाता है भुवनेश को पंडित जी के द्वारा। तब अपनी गीली आंखों की कोरों को पोंछते हुए वो विवाह मंडप की ओर बढ़ जाता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से कहानी का संक्षेप में कथानक हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद कई बातें हमारे सामने डॉक्टर सुषमा सिंह रखती हुई दिखाई देती है। पहला उद्देश्य हमें देखते हैं कि आज के मध्यम वर्गीय या महानगरीय जीवन में जो उच्च मध्य वर्गीय परिवार है उसमें आजकल बनते बिगड़ते रिश्तों को व्यक्त करने का काम इस कहानी के द्वारा किया गया है। ये कहानी ये सारा परिवेश पढ़ने के बाद या इस कहानी को सुनने के बाद हमें निश्चित रूप से अंतर्मुख करने का काम करती है। कहानी का परिवेश आधुनिक पारिवारिक स्थितियों को यथार्थ से प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। आधुनिक परिवार में कैसे रिश्ते बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज भी पुरुष अहंकार खुद तो बच्चलन होने के बाद भी पत्नी हमें कुछ न पूछे, लेकिन पत्नी सही रास्ते पर चलते हुए किसी के साथ मित्रता करे तो ये भी आज भी पुरुषों को पसंद नहीं आता। इसकी ओर संकेत करने का काम भी यहाँ पर दिखाई देता है। कहानी सहज भाषा शैली और मौलिकता के साथ आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। तो कहानी में ये भी हमें देखने को मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर भुवनेश जिस प्रकार का बर्ताव अन्य स्त्रियों के साथ करता रहा उसी को कैसे संस्कार का मतलब ये कोई पाठशाला में पढ़ाने वाली बात नहीं है। तो घर में माँ बाप किस प्रकार का बर्ताव करते हैं इसका परिणाम बाल बच्चों पर होता है, लड़कों लड़कियों पर होता है। यहाँ पर भी शुभांगी अपने पिता की ये सारा बर्ताव देखती होंगी और इसी कारण उसने भी अपने लड़की की ओर अपनी पत्नी की ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। बस अनेक लड़कियों के साथ अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बढ़ाते चलता रहता है, लेकिन एक दिन अपने परिवार की अपनी बेटी हाथ से निकल गई है। पत्नी भी मित्र के साथ झूठा क्यों न सही लेकिन घनिष्ठता बढ़ाती है। तब उसकी आंखें खुलती है कि अरे यार, हम जो कर रहे हैं, हमने जो किया वो गलत किया, और उसका पछतावा होने लगता है। तो परिवार में संस्कार बहुत महत्व की बात होती है, और ये संस्कार कोई भाषण देने से या कुछ बताने से नहीं आते, तो हमारे आचरण से आते हैं। कहानीकार कहती है कि माता पिता को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। और आजकल किस प्रकार से महानगरीय परिवेश में रिश्ते बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसका भी वास्तविक चित्रण इस कहानी के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। तो और भी कई उद्देश्य इसके देखे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इस कहानी का जब आपको परीक्षा में पूछा जाए तो उसका कथानक और संक्षेप में उद्देश्य इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। बस इतना ही आज की वीडियो में कहते हुए मैं यहाँ पर अपने मंतव्य को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।